16वीं सदी 16th सेंचुरी के आखिर में हिंदुस्तान की आबादी 15 करोड़ के लगभग थी। दुनिया की उस वक्त की कुल आबादी का 5वां हिस्सा इसी खित्ते में आबाद था। मुगल शहनशाह अकबर आजम ने हिंदुस्तान में अमन और इस्तेहकाम लाकर इसे दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क बना दिया था। हिंदुस्तानी कपड़ा, मसाले, कीमती पत्थर और बेशुमार दूसरी अशिया दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही थीं। हत्ता के समंदर पार मैक्सिको, जो कि स्पेनिश कॉलोनी था, वहाँ भी हिंदुस्तानी कपड़े की वजह से लोकल इंडस्ट्री, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ताले लग गए थे। यूरोप हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए 18,000 किलोग्राम चांदी सालाना एनुअली खर्च करता था। इस सारी तिजारत से आगरा के मुगल खजाने को आज के लिहाज से 10 अरब 10 बिलियन पाउंड से ज़्यादा का रेवेन्यू मिलता था। इस बेपनाह दौलत के बायस मुगल शहनशाह दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों में शामिल हो गए थे। लेकिन हिंदुस्तान से 6,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा मुल्क भी था जिसकी आबादी हिंदुस्तान का महज 5% थी, 5% थी। इसका दुनिया की इकोनॉमी में हिस्सा सिर्फ 3% था, बल्कि इससे भी कुछ कम था। लेकिन ये छोटा सा कमज़ोर और गरीब मुल्क चाहता था कि हिंदुस्तान जैसे दौलतमंद मुल्क से तिजारत करे और अगर मुमकिन हो तो इस पर कब्जा करके इसे अपनी कॉलोनी बनाए। ये मुल्क था इंग्लैंड, यानी मौजूदा बरतानिया, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इंग्लैंड ने हिंदुस्तान पर कब्जे के लिए फौज नहीं, ताजर, ट्रेडर्स भेजना शुरू किए। बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ कंपनी ने आखिर कैसे कदम जमाया और ये कैसे इसको कॉलोनी बनाने में कामयाब हुए। मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की सीरीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान कैसे फतह किया, इसकी पहली किस्त में हम आपको यही कहानी दिखाएंगे। मैक्यूरस फेलोज हिंदुस्तानी इकोनॉमी पर कब्जे की अंग्रेजी ख्वाहिश के पीछे उस दौर के हालात का बड़ा हाथ था। 16th सेंचुरी यानी 1500 से 1599 का अरसा वो दौर था जिसमें यूरोपीय ताकतों के दरमियान कॉलोनीज बनाने और समंदरी तिजारत, ट्रेड मोनोपोली के लिए भरपूर मुकाबला हो रहा था। इस मुकाबले को स्पेन और पुर्तगाल लीड कर रहे थे। इन दोनों मुल्कों ने साउथ अमेरिका में बड़ी बड़ी एम्पायर्स कायम कर ली थी। नेटिव अमेरिकन जिनके पास जदीद हथियार, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, उनका बेदर्दी से सफाया कर दिया गया था। साउथ अमेरिका से जनूबी अमेरिका से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के अंबार यूरोप मुंतकिल हो रहे थे। नीदरलैंड और फ्रांस भी समंदरी तिजारत से खूब फायदा उठा रहे थे। सिर्फ एक मुल्क बरतानिया, इंग्लैंड ऐसा था जिसे अभी तक इस बहती गंगा में हाथ धोने का मौका नहीं मिला था। इस लूट मार का उसे चांस नहीं मिल पाया था। इसकी कुछ अहम वजूहात थी। पहली वजह यह थी कि 16th सेंचुरी में जब यूरोप के ज़्यादातर ममालिक कैथोलिक थे तो बरतानिया ने उनके बरक्स क्रिश्चियनिटी का प्रोटेस्टेंट फ़िरका कबूल कर लिया था। प्रोटेस्टेंट फ़िरका वो ग्रुप था जिसने मसीही कैथोलिक पोप की अथॉरिटी को चैलेंज किया था। इसकी ज़्यादा तफसील बाय द वे हम इस डॉक्यूमेंट्री में दिखा चुके हैं, आई बटन में इसका लिंक भी मौजूद है। तो खैर, बरतानिया ने जब प्रोटेस्टेंट मजहबी ख्यालात को अपना लिया तो रोम के कैथोलिक चर्च ने बरतानिया का बाइकआउट कर दिया। चर्च के दबाव में बहुत से दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी अंग्रेज़ों से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। स्पेन, जो कि कैथोलिक यूरोप की बहुत बड़ी ताकत था, उसके साथ बरतानिया की लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। दोनों एक दूसरे के तिजारती जहाज़ लूटने लगे। जल्दी सूरत हाल ये हो गई कि बरतानिया की यूरोप से तिजारत ना होने के बराबर रह गई। यूरोप में सिर्फ सल्तनत उस्मानिया थी, ऑटोमन एम्पायर थी, जो बरतानिया से अब ट्रेड कर रही थी। अंग्रेज़ ताजर उस्मानी कंट्रोल वाले शाम की बंदरगाहों से हिंदुस्तानी सामान और इंडोनेशिया के मसाला जात खरीदते थे। लेकिन इस तिजारत की खामी ये थी कि ये सामान बहुत से ब्रोकर्स के हाथों से होता हुआ अंग्रेज़ों तक पहुंचता था। ये ब्रोकर्स यानी मिडलमैन अपने मुनाफे के लिए कीमतें 3-4 गुना बढ़ा दिया करते थे। इस तरह अंग्रेज़ ताजरों का मुनाफा कम हो जाता था। जाहिर है वो बरतानिया ले जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अब उन्हीं चीज़ों पर नहीं कमा सकते थे जो उन्होंने पहले से बहुत महंगे दामों खरीदी हैं। इनके मुकाबले में डच यानी नीदरलैंड की कंपनीज इंडोनेशिया और हिंदुस्तान से बराह रास्त तिजारत करती थी। इस तरह उन्हें ब्रोकर्स से डील नहीं करना पड़ता था। डच कंपनीज एक ही तिजारती सफ़र में 4 गुना 4 टाइम्स तक प्रॉफिट कमा लेती थी, जबकि बरतानवी ताजरों को डबल मुनाफा भी नहीं मिल पाता था। तिजारत के अलावा कॉलोनीज के रेस में भी बरतानिया ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया था। अंग्रेज़ों ने अमरीकी रियासत वर्जीनिया के साहिल पर कॉलोनीज बनाने के मंसूबे तो बनाए थे, मगर ये भी इब्तदाई मराहल में थे। कॉलोनीज बनने और वहाँ से लूट मार और मुनाफा आने में भी बहुत वक्त चाहिए था। इन हालात में लंदन के सरमायादार तबके ने एक ऐसी कंपनी बनाने का फैसला किया जो हिंदुस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ इलाकों से बराह रास्त तिजारत कर सके। इस तिजारत के 2 मुमकिन फ़ायदे, पॉसिबल बेनिफिट्स थे। पहला ये कि डायरेक्ट ट्रेड की वजह से ब्रोकर्स की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी।
यानी जो पैसा शाम के ब्रोकर्स को दिया जा रहा था सीरिया में, वो नहीं देना पड़ेगा। इस तरह तिजारती माल सस्ता हो जाएगा और इन्हें ज़्यादा मुनाफा मिल सकेगा। दूसरा फ़ायदा ये कि जिन ममालिक से तिजारत की जाएगी वहाँ कॉलोनीज बनाने का मौका भी हाथ आएगा। दोस्तों, आपको ये बताते चलें कि 16वीं सेंचुरी में, 16वीं सदी में जो भी तिजारत हो रही थी वो कॉलोनीज बनाने के साथ साथ ही हो रही थी। यूरोपीय ताजर जहाँ भी जाते थे वहाँ कब्जा करके कॉलोनी बनाने की कोशिश भी करते थे। जैसा कि पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान के जुनूब मगरबी साहिल पर गोवा में अपनी कॉलोनी बनाई थी। उन्होंने एक अहम इंडियन पोर्ट कालीकट पर भी कब्जे की कोशिश की थी। इसीलिए यूरोप में ट्रेड का दूसरा मतलब कॉलोनाइजेशन ही था, नौबादियाती निज़ाम ही था। तो इसी बैकग्राउंड में 24 सितंबर 1599 1599 के रोज़ लंदन की एक इमारत फाउंडर्स हॉल में शहर के बड़े बड़े ताजर, साबिक फौजी, जहाज़रान और अहम लोग जमा हुए। इस मीटिंग को शहर का एक अहम सरकारी ओहदेदार सर थॉमस मैथ लीड कर रहा था। वो मसालों और फ्रूट्स का बहुत बड़ा ताजर भी था। मीटिंग में फैसला किया गया कि इंग्लैंड की मलका एलिज़ाबेथ I को दरख्वास्त भेजी जाए कि वो मशरकी ममालिक से तिजारत के लिए एक नई कंपनी के क़याम की मंजूरी दें। ये एक ऐसी कंपनी होगी जिसे इंग्लैंड की तमाम गैर मुल्की ट्रेड पर मोनोपोली हासिल होगी। मीटिंग में शामिल 100 से ज़्यादा ताजरों ने कंपनी के लिए सरमाया इकट्ठा कर लिया। हर ताजर ने अपनी हैसियत के मुताबिक रकम भी दे दी। किसी ने 100 पाउंड दिए, किसी ने 3000 पाउंड। इस तरह कुल मिलाकर 30,133 30,133 पाउंड की इन्वेस्टमेंट जमा हो गई। ये रकम मॉडर्न करेंसी में 30 लाख 3 मिलियन पाउंड्स से कुछ ऊपर बनती है। मीटिंग में नई कंपनी का नाम भी फाइनल कर लिया गया। ये नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ताजरों ने एक नोटबुक में लिखा, हम इस कंपनी को अपने वतन के वक़ार और इंग्लैंड के अंदर तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए कायम कर रहे हैं। मीटिंग के बाद मलका बरतानिया के नाम बाज़ाब्ता एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त भी भेज दी गई। यहाँ साथियों, ये बात समझने की बहुत अहम ज़रूरत है कि लंदन के ताजिर शुरू में हिंदुस्तान से ज़्यादा इंडोनेशिया से तिजारत करने के हक़ में थे। मशरिक़ से उस वक्त उनकी मुराद दरअसल इंडोनेशिया ज़्यादा थी। 16वीं सेंचुरी के यूरोप में दरअसल पूरे एशिया के लिए ही इंडिया या इंडीज़ की टर्म इस्तेमाल होती थी। हिंदुस्तान को भी इंडिया ही के अंदर एक मुल्क ही समझा जाता था। इंडियन रीजन के अंदर इसे अलग से इंडिया नहीं कहते थे। इंडीज़ की टर्म पर ही इंडोनेशिया को ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था। मसालों की तिजारत में ये दुनिया का नंबर 1 उस वक्त इलाका था। हम आपको दिखा चुके हैं कि डच कंपनीज पहले ही से इस इलाके से तिजारत कर रही थी। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मलका से इब्तदाई तौर पर इंडोनेशिया में ही तिजारत की इजाज़त मांगी थी। हिंदुस्तान का इलाका इस जगह बाद में आया। फाउंडर्स हॉल मीटिंग साथियों 16वीं सेंचुरी के आखिरी बरस में हुई थी। अगला बरस यानी 1600 1600 17वीं सदी 17th सेंचुरी का आगाज़ था। उस साल के आखिरी रोज़ 31 दिसंबर को मलका ने कंपनी के लिए इजाज़तनामा रॉयल चार्टर जारी कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कायम हो चुकी थी सरकारी तौर पर। रॉयल चार्टर में नई कंपनी को हैरत अंगेज़ रायतें, रिलैक्सेशंस दी गई थी। इसकी पहली 6 मरतबा की बहरी ट्रेड पर हर किस्म की कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दी गई थी, यानी 6 बहरी टूर्स पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल तक इंडोनेशिया में तिजारत पर मुकम्मल मोनोपोली भी दे दी गई थी, यानी इस दौरान कोई और बरतानवी कंपनी वहां तिजारत नहीं कर सकती थी। लेकिन इस चार्टर की सबसे अहम शिक ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तिजारती दायराकार वाले इलाकों में अपनी हुकूमतें भी बना सकती थी और फौज भी भर्ती कर सकती थी। यानी जैसा कि हमने आपको कहा था कि यूरोप में ट्रेड का मतलब ही कॉलोनाइजेशन था, तो इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले दिन कॉलोनीज बनाने की इजाज़त मिल गई। फिर देखिए कि जो पहला जहाज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारत के लिए इस्तेमाल किया वो भी पायरेट्स का जहाज़ था, यानी लूट मार और कब्जे की ख्वाहिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियादों में शामिल थी, उनकी ज़रूरतों में शामिल थी। इंडोनेशिया के पहले सफ़र के लिए जिस मरकज़ी बहरी जहाज़ या फ्लैगशिप का इंतखाब किया गया उसका नाम था रेड ड्रैगन। ये जहाज़ पहले स्पेन के बहरी जहाज़ लूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी एक पायरेट शिप था। ये एक बादबानी जहाज़, सेल्स शिप था। इस जहाज़ के साथ 3 छोटे छोटे जहाज़ और भी थे जिनके नाम हेक्टर, सोजन और असेंशन थे। 13 फरवरी 1601 की सुबह ये चारों जहाज़ लंदन के दरिया थेम्स में तैरते हुए बरतानवी बंदरगाह डोवर की तरफ बढ़े। यहाँ से उन्होंने खुले समंदर में दाखिल होकर इंडोनेशिया की तरफ जाना था। इस बेड़े का कप्तान एक मशहूर अंग्रेज जहाज़रान सर जेम्स लंकास्टर था। इस सफ़र में एक ऐसा लम्हा भी आया जिसे बहुत से लोगों ने बुरा शगुन समझा। वो ये कि डोवर पहुंचने से पहले ही ये जहाज़ फंस गए। वो इस तरह कि हवा रुक गई और बादबानी जहाज़ों के लिए तैरना मुश्किल हो गया। चारों जहाज़ लंगर डालकर हवा चलने का इंतज़ार करते रहे। ये इंतज़ार तवील होते होते 2 माह तक फैल गया।
यानी वो बिल्कुल मायूसी के करीब थे जब कि इतनी हवा चलना शुरू हुई कि बादबान जहाज़ों को खींच सके। चारों जहाज 2 माह बाद डोवर के रास्ते खुले समंदर में दाखिल हुए और इंडोनेशिया की जानिब तैरने लगे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला तिजारती सफ़र 2.5 साल में मुकम्मल हुआ। कंपनी के जहाज़ों ने इंडोनेशिया के जजीरे आचे से बड़े पैमाने पर मसाला जात खरीदे। फिर वापस बरतानिया आते हुए उन्होंने एक पुर्तगाली बहरी जहाज़ जिस पर मसाले लदे हुए थे उसे लूटा भी। चारों जहाज जून 1603 में वापस बरतानिया पहुंचे तो इन पर 900 टन वजनी मसाले लदे हुए थे। इन मसालों की फरोख्त से कंपनी को 300% 300% मुनाफा हुआ। इस सफ़र की कामयाबी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पैरों पर यूं खड़ी हो गई कि अब वो अपने तजारती अखराजात भी खुद बर्दाश्त कर सकती थी और शेयर होल्डर्स को भरपूर मुनाफा भी दिला सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों के इस पहले तजारती सफ़र ने एक बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया। वो ये कि उनके ट्रेड राइवल्स, ख़ासतौर पर डच, चौकन्ने हो गए। इंडोनेशिया में अंग्रेज़ों की आमद से उन्हें अपनी मोनोपोली ख़तरे में नज़र आने लगी। चुनाचे 1602, 1602 में डच कंपनीज ने मिलकर अपनी अलग डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। उस ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखना एक रिवाज बन गया था, क्योंकि ये सब कंपनीज एक ही जगह यानी ईस्ट इंडीज़ या इंडोनेशिया के इलाकों में तिजारत करती थीं। तो अब ये हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया पर बाकायदा कब्जा जमाना शुरू कर दिया। कई दहाइयों तक अंग्रेज़ों और डच फोर्सेस में इंडोनेशिया के लिए छोटी बड़ी जंगें भी चलती रहीं। इन्हीं जंगों के दौरान एक बार तो डच बहरी जहाज़ों ने बरतानिया में घुसकर लंदन के करीब बहरी जहाज़ों के कारखाने भी तबाह कर डाले। ईस्ट इंडीज़ यानी इंडोनेशिया में मोनोपोली की जंग आखिरकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही जीती और अंग्रेज़ों को वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन इस शिकस्त से बहुत पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी थी। यहाँ इंडोनेशिया से कहीं ज़्यादा दौलत थी, इतनी ज़्यादा दौलत कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहने लगे। लेकिन इस सोने की चिड़िया को काबू करना उनके लिए आसान नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हिंदुस्तान की फ़ौज बहुत ताकतवर थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेड शुरू की थी तब हिंदुस्तान की ताकतवर मुगल अंपायर के पास 40 लाख 4 मिलियन फौजी जवान थे। ये सारी फौज जाहिर है मुगल शहनशाह की बराह रास्त कमान में नहीं थी, लेकिन अंपायर में शामिल तमाम रियासतों की फोर्सेस को मिलाकर इतनी बड़ी फौज वो जमा कर सकते थे। इस फौज को शिकस्त देना अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं थी। उन्हें ज़रूरत इस बात की महसूस हुई कि वो बड़ी होशियारी चालाकी से आजिज़ी का नाटक करते हुए मुगल शहनशाह से तिजारत का इजाज़तनामा हासिल कर लें। लेकिन ये काम भी आसान साबित नहीं हुआ। 28 अगस्त 1608 के रोज़ ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज़ हेक्टर मौजूदा भारतीय रियासत गुजरात के साहली शहर सूरत में रुका। जहाज़ का कप्तान विलियम हॉकिंस हिंदुस्तानी सरजमीन पर उतरा और एक बरस तक मुख्तलिफ हिंदुस्तानी शहरों का जायज़ा लेते हुए आगरा पहुँच गया। उसे तुर्क ज़ुबान भी बोलना आती थी, जिसे उस दौर के हिंदुस्तान में काफ़ी लोग समझते थे। उस वक्त शहनशाह अकबर जिंदा नहीं थे, उनका 1605 में इंतकाल हो चुका था। अब हिंदुस्तान पर उनके बेटे शहनशाह जहांगीर की हुकूमत थी। विलियम हॉकिंस आगरा के शाही दरबार में पहुंचा और किसी तरह शहनशाह जहांगीर से मुलाकात में कामयाब हो गया। विलियम हॉकिंस ने मुगल शहनशाह से बातचीत करके हिंदुस्तान में तिजारत के मौके का जायजा लेने की कोशिश की, लेकिन शहनशाह ने इसे महज एक कम तालीम याफ्ता अफगान जहाज़रान समझकर मुलाकात जल्द ही ख़त्म कर दी। हॉकिंस मजीद कुछ अरसा आगरा में शाही मेहमान रहा। उसने एक आर्मीनियन मसीही खातून से शादी भी कर ली। आगरा में अपने क़याम के दौरान वो मुग़ल दरबार और हिंदुस्तानी माशरे का गौर से जायज़ा लेता रहा। वो जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ नेटिव अमेरिकन वाला सलूक ये लोग नहीं कर सकते, यानी हिंदुस्तान में लोगों का कत्लेआम करके उनकी जगह पर कॉलोनी बनाना, कब्जा करना मुमकिन नहीं था। चुनाचे उसने खामोशी से वापसी ही में खैरियत जानी। वो अपने वतन इंग्लैंड वापस लौट गया। कुछ अरसे बाद एक और बरतानवी जहाज़ गुजरात में हिंदुस्तानी बंदरगाह सूरत पहुंचा, लेकिन वो भी ज़्यादा देर वहाँ ठहर नहीं सका। इसकी वजह ये थी कि सूरत में पुर्तगाली ताजिर भी आ चुके थे। वो बरतानिया को अपना ट्रेड राइवल आप जानते हैं समझते थे और मुग़ल दरबार में अब उनका अच्छा खासा असर और रसूख हो चुका था। उन्होंने शहर के मुग़ल अफसरों से कहकर बरतानवी जहाज़ को सूरत से निकलवा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि उसके ताजरों को हिंदुस्तान से तिजारत की इजाज़त नहीं मिल रही तो उसने इंग्लैंड के शाही दरबार का दरवाज़ा खटखटाया। उस वक्त मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ वन जिंदा नहीं थी। अब इंग्लैंड के तख्त पर बादशाह जेम्स वन बैठे थे। कंपनी की दरख्वास्त पर उन्होंने अपने नुमाइंदे थॉमस रो को सरकारी मिशन पर शहनशाह जहांगीर के दरबार में भेज दिया। थॉमस रो सल्तनत उस्मानिया में भी ब्रिटिश एम्बेसडर रह चुका था। 1615 में वो अपने वफ्द के साथ हिंदुस्तान पहुंचा और शहनशाह के दरबार में हाजिर हो गया। वो अपने साथ कई तोहफे भी लाया था। शहनशाह जहांगीर शिकार के शौकीन और शराब के रसिया थे,
اس لیے ان کے لیے برطانیہ سے اعلیٰ نسل کے انگلش اور آئرش شکاری کتے بھیجے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک شاندار بگی، شراب کے کریٹ اور کئی خوبصورت پینٹنگز بھی تحائف میں شامل تھیں۔ تھامس رو کو یقین تھا کہ وہ ان تحائف اور اپنی ڈپلومیٹک چکنی چپڑی باتوں سے شہنشاہ کو شیشے میں اتار لے گا اور شہنشاہ جلد ہی تجارتی معاہدے پر رضامند ہو جائیں گے۔ لیکن شہنشاہ سے مل کر اسے مایوسی ہوئی۔ شہنشاہ جہانگیر اس سے بہت ہی روکھے انداز میں پیش آئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ تھامس رو جو تحفے لایا تھا وہ شہنشاہ کو کچھ زیادہ پسند نہیں آئے تھے۔ دراصل شہنشاہ تحائف میں سب سے زیادہ ہیرے جواہرات پسند کرتے تھے۔ ہندوستان کے نواب، راجے، مہاراجے اور درباری سبھی اس بات سے واقف تھے، اس لیے وہ شہنشاہ کو وقتاً فوقتاً اسی طرح کے تحائف دیتے رہتے تھے۔ لیکن تھامس رو کسی بھی ہیرے کے بغیر ہی آن دھمکا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کو لگا کہ یہ کسی غریب ملک سے آیا ہے، کسی غیر تہذیب یافتہ انسیولائزڈ ملک کا شہری ہے، یہ یہاں کے طور طریقے نہیں جانتا۔ جہانگیر نے تھامس کے تحفے بے دلی سے قبول کر لیے اور اسے ایک تنگ سی سرائے میں ٹھہرنے کو جگہ بھی دے دی۔ اب کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد جہانگیر کے دربار میں ایک پرتگالی سفیر آیا۔ اس نے شہنشاہ کو ہیرے جواہرات تحفے میں دیے۔ شہنشاہ اس سفیر سے ملنے کے بعد بہت خوش ہوئے اور اسے بھرپور پروٹوکول دیا۔ تھامس رو یہ سب دیکھ کر، یہ سب جان کر بہت پچھتایا کہ کاش وہ بھی ہیرے جواہرات شہنشاہ کے لیے لے آتا اور اسے بھی اس طرح کا پروٹوکول ملتا۔ اب تھامس رو 3 برس تک شہنشاہ جہانگیر کو قائل کرنے کی وہاں کوشش کرتا رہا کہ انگریزوں کو ہندوستان میں تجارت کی اجازت دی جائے، جبکہ شہنشاہ کو تجارت سے زیادہ اس بات میں دلچسپی تھی کہ انگلینڈ میں شراب کیسے بنتی ہے۔ وہ اس سے انگریزی شراب کی قسموں اور ان کے ذائقوں کے متعلق سوال جواب کرتے رہتے تھے۔ 1-2 بار انہوں نے شاید تھامس رو کو خوش کرنے کے لیے اس کی لائی ہوئی پینٹنگز کی بھی تھوڑی سی تعریف کر دی تھی۔ جو انگلش بگی وہ شہنشاہ کے لیے تیار کروا کر لایا تھا، اس کی ہو نقل بھی تیار کروا کر انہوں نے اپنی ملکہ نور جہاں کو تحفے میں دی، لیکن وہ کسی تجارتی معاہدے کے لیے کسی طور تیار نظر نہیں آتے تھے۔ مگر تھامس رو نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جہانگیر کے دربار میں رہ کر وہ ہندوستان کی دولت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہندوستان کے درباری ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے لدے پھدے ہوتے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر بھی سر سے پاؤں تک ہیرے جواہرات، موتی اور سونے چاندی کی مالائیں پہنے رہتے تھے۔ تھامس رو لکھتا ہے کہ شہنشاہ جو قیمتی پتھر پہنتے تھے ان میں کئی ہیرے تو اخروٹ جتنے بڑے ہوتے تھے۔ شہنشاہ اتنے ہیرے جواہرات جمع کر رہے تھے کہ اسے لگنے لگا یہ پہننے کے لیے نہیں، غالباً کوئی عمارت بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی دولت، اتنے ہیرے جواہرات، تھامس رو جو دیکھ رہا تھا وہ انہیں اپنے ملک کے قبضے میں لے جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے خواب دیکھنے لگا، اسی لیے وہ ہر صورت شہنشاہ کو قائل کرنے کی کوششوں میں لگا رہا اور آخر 3 سال بعد گھس گئے آخر پتھر جو نوکیلے تھے، یعنی مغل شہنشاہ جہانگیر نے تھامس رو کی بات مان لی۔ جہانگیر نے انگریزوں کو سورت شہر میں ایک تجارتی مرکز جسے انگریز فیکٹری کہتے تھے قائم کرنے کا اجازت نامہ لکھ دیا۔ سورت میں شاہی افسروں کے نام الگ سے بھی ایک فرمان جاری کر دیا گیا۔ شاہی اجازت نامہ ملنے کے ساتھ تھامس رو فخر سے سینہ پھلائے انگلینڈ لوٹ گیا۔ حالانکہ شہنشاہ نے کمپنی کو جو اجازت نامہ دیا تھا اس میں کوئی خاص تجارتی رعایتیں نہیں تھیں، یعنی کمپنی کو نہ ٹیکس پر کوئی چھوٹ تھی، نہ کوئی ٹریڈ مونوپلی کی یہاں پر اجازت تھی۔ وہ صرف عام تاجروں کی طرح ہی ہندوستان کی مارکیٹس میں خرید و فروخت کے لیے آ سکتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ لیکن تھامس رو کے لیے یہ اجازت نامہ ہی بہت بڑی کامیابی تھا، کیونکہ کم از کم انگریزوں کو ہندوستان میں قدم جمانے کی اجازت تو مل گئی تھی۔ لندن واپس پہنچ کر تھامس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی۔ اس نے انہیں جہانگیر کے شاہی فرمان دکھائے، ساتھ ہی اس نے انہیں ایک اہم مشورہ بھی دیا۔ اس نے کہا جنگ اور تجارت اس جگہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ تم ہندوستان میں جو فیکٹریاں بناؤ گے انہیں کلوں میں نہ بدلنا، حتیٰ کہ مغل تمہیں اس کی اجازت دے بھی دیں تو بھی ایسا مت کرنا۔ ہندوستان میں زمینی جنگیں لڑنا ایک حماقت ہوگی۔ اگر تم منافع ہی کمانا چاہتے ہو تو سمندر سے کماؤ، یعنی تجارت سے۔ دوسرے الفاظ میں تھامس نے خبردار کر دیا تھا کہ مغلوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ کمپنی کے ڈائریکٹرز نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہندوستان میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، بس عاجزی سے، انکساری سے تجارت ہی کریں گے۔ یوں شہنشاہ جہانگیر کی اجازت سے سورت میں انگریزوں کی فیکٹری قائم ہو گئی۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے جنوبی ہندوستان کی ساحلی ریاست گولکنڈہ جو کہ مغلوں کی رائیول تھی اس سے بھی ایک فیکٹری بنانے کی اجازت لے لی۔ یہ فیکٹری ساحلی علاقے مچھلی پٹنم میں قائم کی گئی تھی جو کہ اب بھارتی ریاست آندھرا پردیش کا حصہ ہے۔ اس کے بعد مغل کنٹرول والے بنگال کے شہر پٹنہ میں بھی جو کہ اب بھارتی ریاست بہار کا دارالحکومت ہے وہاں بھی ایک فیکٹری بنائی گئی۔ اس فیکٹری کے ذریعے ہندوستان سے سالٹ پیٹر خرید کر انگلینڈ بھیجا جاتا تھا جہاں اس سے پھر بارود بنتا تھا۔
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान से साल्ट पीटर के अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स यानी कपड़े और इसके अलावा मिर्चों और हीरों की तिजारत भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। ये तिजारत इंडोनेशिया से मसालों की ट्रेड के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हुई। महज 15-20 बरस के अरसे में यानी 1630 की दहाई 1630s में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान से 1 मिलियन पाउंड की मिर्चें सालाना इंपोर्ट कर रही थी। ये मिर्चें उसने इटली और मिडिल ईस्ट में बेचना भी शुरू कर दी। हालांकि अंग्रेज पहले इसी रास्ते से खुद मिर्चें खरीदा करते थे, अब उल्टा वो उन्हीं जगहों में अपना सामान ज्यादा मुनाफे पर बेचना शुरू हो गए थे। अगले 30 वर्ष में 30 ईयर्स में वो सालाना कपड़े के 2.5 लाख पीसेस भी इंपोर्ट करने लगे। कंपनी की बढ़ती हुई तिजारत की शोहरत जल्द ही यूरोप भर में फैल गई। सैकड़ों गैर मुल्की इन्वेस्टर्स ने भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए। हालांकि पहले यही इन्वेस्टर्स इसी कंपनी में पैसा लगाने को घाटे का सौदा समझ रहे थे, लेकिन अब ये सब माजी के किस्से थे। नई हकीकत ये थी कि कंपनी के शेयर्स धड़ाधड़ फरोख्त हो रहे थे। हिंदुस्तान से कमाई हुई बेपनाह दौलत से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन की लीडन हॉल स्ट्रीट पर एक मकान खरीदा। इस मकान को बाद में तोड़कर शानदार इमारत की शक्ल दे दी गई। ये इमारत कंपनी का हेडक्वार्टर थी, जिसे ईस्ट इंडिया हाउस का नाम दिया गया। इसके अलावा कंपनी ने अपनी दौलत का फायदा उठाकर हिंदुस्तान में अपनी कुछ फैक्ट्रियों की किलाबंदी भी शुरू कर दी। हालांकि शुरू में वो थॉमस रो के मशवरों के मुताबिक किले नहीं बना रहे थे, ताहम फौरी तौर पर हिंदुस्तान में भी इन किलाबंदियों को किसी मुकामी हुक्मरान ने या मुगल बादशाह ने अपने लिए खतरा नहीं समझा और इन्हें चैलेंज भी नहीं किया। हिंदुस्तान की इसी बेपरवाही ने, इसी लापरवाही ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत में बहुत इजाफा किया। कंपनी की पावर और दौलत तो बढ़ ही रही थी, लेकिन इसके यूरोपीय राइवल्स भी यहाँ पर मौजूद थे। इनमें सबसे अहम पुर्तगाली थे। उस वक्त पुर्तगाली यूरोप की एक बड़ी ताकत हुआ करते थे, खासतौर पर नेवल पावर। हिंदुस्तान में भी उनकी साहली कॉलोनीज मुगलों की आमद से भी पहले से कायम थी। इंडिया में पहली पुर्तगाली कॉलोनी 1510 में गोवा में कायम हुई थी, जबकि मुगल 15-16 वर्ष बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान के हुक्मरान बने थे। हम आपको वीडियो के शुरू में भी बता चुके हैं कि पुर्तगालियों ने कालीकट की बंदरगाह पर भी कब्जे की एक कोशिश की थी। इसके अलावा भी वो कुछ साहली इलाकों में अपने किले तामीर कर चुके थे। पुर्तगालियों की मौजूदगी में अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पर कब्जा करना, कॉलोनी बनाना और खुलकर तिजारत करना काफी मुश्किल था। मगर फिर 1632 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पुर्तगालियों की कमर तोड़ दी। पुर्तगालियों ने उस वक्त के मुगल शहनशाह शाहजहां की ताकत को चैलेंज कर दिया और इसका खुमियाजा उन्हें फौरी भुगतना पड़ा। हुआ यह था कि पुर्तगालियों ने बंगाल में दरिया हेगली के किनारे एक किला बना रखा था। वो शाही अफसरों को तंग कर रहे थे और इलाके में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहे थे। शहनशाह को मालूम हुआ कि पुर्तगाली आम हिंदुस्तानी शहरियों को जबरदस्ती कैद करके उनसे गुलामों की तरह काम लेने लग गए हैं। बहुत से लोगों को जबरदस्ती मसीही भी बनाया जा रहा है। इस सब को रोकने के लिए शहनशाह शाहजहां के हुक्म पर एक बड़ी मुगल फौज, जिसकी तादाद 1.5 लाख तक बताई जाती है, उसने हेगली के किले पर हमला कर दिया। तकरीबन 3 माह के मुहासरे के बाद शाही फौज ने किले पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों पुर्तगालियों को कैदी बना लिया गया, जबकि किले में कैद हजारों आम हिंदुस्तानी शहरी आज़ाद करवा लिए गए। कई पुर्तगाली कैदियों को गुलाम भी बनाया गया, जबकि बहुत से कैदी जेल खानों में तशद्दुद और भूख या बीमारियों से दम भी तोड़ गए। मुगलों के हाथों इस खौफनाक शिकस्त ने हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की ताकत का भुरकस निकाल दिया। इसके बाद वो गोवा समेत कुछ साहिली इलाकों पर तो काबिज रहे, लेकिन उन्होंने दोबारा मुगल पावर को चैलेंज करने की जरूरत नहीं की। पुर्तगालियों की शिकस्त का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हुआ, क्योंकि मैदान उनके लिए अब साफ हो गया था। पुर्तगालियों की शिकस्त के 2 वर्ष बाद 1634 में एक लैंडमार्क लम्हा आया। अंग्रेजों ने जनूबी हिंदुस्तान के साहिल पर एक किला बनाने की इजाज़त हासिल कर ली, लेकिन ये इजाज़त मुगलों से नहीं बल्कि साउथ इंडिया की एक रियासत विजयनगर से हासिल की गई थी। विजयनगर मुगलों के मातहत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी रियासत थी जिसके कंट्रोल में जनूबी हिंदुस्तान का एक बड़ा इलाका था। इसी में मैसूर का इलाका भी शामिल था, जिसमें फिर बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान की सल्तनत भी वजूद में आई। लेकिन 1634 के आसपास विजयनगर जवाल का शिकार होकर छोटी छोटी रियासतों में बंट गया था। मौजूदा तमिलनाडु का शहर विलोर इसी बची खुची रियासत का दारुल हुकूमत था। अंग्रेजों ने इसी मरती हुई रियासत से जनूबी साहिल पर किला बनाने की इजाज़त ले ली। ये किला जिस जगह तामीर किया जाना था, इसके करीब ही एक छोटा सा तामिल गांव था जहां मछेरे रहते थे। इस गांव का नाम था मद्रास पट्टनम। अंग्रेजों ने इसी गांव के करीब अपना किला तामीर किया, जिसे फोर्ट st जॉर्ज का नाम दिया गया। लेकिन इस किले के इर्द गिर्द जो आबादी बसना शुरू हुई थी, वो मछेरों के गांव के नाम से मद्रास ही कहलाई। यूं हिंदुस्तान का ये मशहूर ज़माना शहर मद्रास वजूद में आया, जिसे अब चेन्नई कहते हैं।
مدراس کو ہندوستان میں انگریزوں کی پہلی باقاعدہ کالونی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ شہر تیزی سے ترقی کرتا ہوا ہندوستان میں انگریزوں کی اہم ترین بندرگاہ بن گیا۔ کچھ ہی دہائیوں میں اس کی آبادی چند 100 سے بڑھ کر 40,000 تک پہنچ گئی۔ مدراس قلعے کی تعمیر کے 27 برس 27 ایئرس کے بعد انگریزوں کو دوسری کامیابی ملی۔ انہیں بمبئی، موجودہ ممبئی بھی مل گیا۔ یہ جگہ انہیں کسی ہندوستانی حکمران نے نہیں دی تھی بلکہ باقاعدہ جہیز میں ملی تھی۔ جی ہاں، جہیز میں۔ ہوا یہ کہ 1661 میں برطانوی بادشاہ چارلس II کی شادی پرتگالی شہزادی کیتھرائن سے ہو گئی۔ پرتگالیوں نے جہیز میں انگریزوں کو ممبئی کی بندرگاہ جو ان کے قبضے میں تھی وہ دے دی۔ شہزادی کے جہیز کے سامان میں بمبئی کا نقشہ رکھ کر لندن بھیج دیا گیا، لیکن یہ نقشہ راستے میں کہیں کھو گیا۔ اب لندن میں حکومتی افسران سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ بمبئی جو ہمیں جہیز میں ملا ہے یہ ہے کہاں؟ کچھ عقلمند انگریز دور کی کوڑی لائے کہ شاید یہ جگہ برازیل کے قریب کہیں ہوگی، کیونکہ وہ علاقہ پرتگال کی مشہور کالونی تھا۔ بہرحال زیادہ دیر نہیں گزری اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اصل میں بمبئی کہاں ہے، سو یہ بھی انہی کے قبضے میں آ گیا۔ برطانوی حکومت نے یہ جگہ بھی اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دی۔ انگریزوں نے بعد میں یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جسے فورٹ جارج کا نام دیا گیا۔ یہ نام مدراس کے سینٹ یا ایس ٹی جارج سے ملتا جلتا ہی ہے۔ بمبئی کے برٹش کالونی بننے کے بعد یہ جگہ مدراس ہی کی طرح تیزی سے ڈیولپ ہونے لگی۔ 30 برس کے اندر ممبئی کی آبادی 60,000 تک پہنچ گئی، 60,000۔ یہ شہر ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اہم ترین نیول بیس بن گیا۔ ان قلعوں کی تعمیر سے ساتھیوں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ 17ویں صدی کے مڈ تک ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنے شہر بسانا شروع ہو چکی تھی۔ ان شہروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنا کر کچھ فوج اور توپیں بھی نصب کر چکی تھی۔ اس نے مدراس سمیت کچھ شہروں میں ٹکسال لگا کر اپنے سکے بھی ڈھالنا شروع کر دیے تھے۔ یہ سکے اس کے اپنے شہروں میں چلتے تھے اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ ہندوستانی کرنسی کے عوض یہ سکے لے کر ان شہروں میں استعمال کر سکتے تھے۔ مغل امپائر کے کئی علاقے، خاص طور پر بنگال میں بھی کمپنی کی بہت سی تجارتی فیکٹریاں بن چکی تھیں۔ اس کی طاقت بہت زیادہ اسٹیبلش ہو چکی تھی، لیکن ابھی یہ طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ پورے ہندوستان سے مغل شہنشاہ سے ٹکر لے سکے۔ لیکن کمپنی نے جوش میں پرتگالیوں سے بھی بڑی غلطی کر دی، بلکہ بلنڈر کر دیا۔ اس نے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو یعنی ہندوستان کو ایک ہی بار ذبح کرنے کی کوشش کی۔ کمپنی کی فوج نے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ طاقتور امپائر سے کمزور برٹش کمپنی نے آخر جھگڑا کیوں مول لیا تھا؟ مغل شہنشاہ جو اس وقت مرہٹوں سے بھی نبرد آزما تھے، انہوں نے انگریزی فوج کو کیسے جواب دیا؟ ہندوستان میں فرانسیسیوں نے انگریزوں سے کیسے مقابلہ کیا؟ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا انڈیا میں نجات دہندہ آخر کون بنا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کی منی سیریز کے اگلے حصے میں۔ ساتھیوں، ایسٹ انڈیا کمپنی سے بہت پہلے ہندوستان میں محمود غزنوی نے حملے کیے اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم رکھا۔ سومنات اور محمود غزنوی کی کہانی آپ یہاں جان سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم اور راجہ دہر کی جنگیں یہاں دیکھیے اور یہاں جانیے اسپین میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی مکمل کہانی۔